फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार। मैं आज के सेशन में आपको इतिहास का जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसके एक हत्याकांड के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए, 13 अप्रैल 1919 का वह दिन 2 बजे जो जलियांवाला बाग में इस घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या हुआ था उस दिन, इसी के बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। यह बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के समय में लोग अपने मेले में, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला, और कुछ लोग मेले से आराम करने के लिए अपने जो बगल में एक बाग था, वो जलियांवाला बाग कहलाता है, वहां पर कुछ लोग आराम करने गए और जनरल आर डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई। कहा जाता है कि अपने मशीन गन द्वारा 1650 राउंड गोलियां चली थी, और जब तक वो गोलियां उसकी खत्म नहीं हुई तब तक वो गोली चलाते रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम इसके पीछे एक घटना को देखते हैं कि क्या हुआ था। तो इसके लिए हम रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऐसा एक्ट पारित किया गया था जिसके तहत भारतीय राष्ट्रवाद को दमन करने का, लोगों के हड़ताल को बंद करने का निर्णय लिया गया था। उस समय राष्ट्रवादी जो लोग थे अपने देश को आजाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। उस समय कांग्रेस अपने नीति में ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध में जो आंदोलन चला रहे थे, इसी को दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है एक कानून लागू किया। कहा जाता है कि ब्रिटेन में एक जज, न्यायाधीश के पद पर जो नियुक्त थे, उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। देखिए, आपको बताना चाहते हैं, सर सिडनी रॉलेट 1917 का वह समय था। 1917 के समय में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? एक कमेटी का गठन किया गया। और यह कमेटी क्यों गठन किया गया था? यह कमेटी इसलिए गठन किया गया था कि भारत में हो रहे आंदोलनों को किस तरह से दमन किया जाए। तो इस कमेटी ने जो अनुशंसा दिया, इस कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट सौंपा, वह रिपोर्ट एक जो है विधि के रूप में सामने निकल कर आया। और यह जो एक्ट पारित किया, इस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और यह जो है रॉलेट एक्ट लागू 21 मार्च 1919 को हुआ था। यह लागू कब हुआ था? लागू 21 मार्च 1919 को ये एक्ट लागू हुआ था। कहा जाता है इस एक्ट के पीछे की क्या मंशा थी ब्रिटिश सरकार की। इस एक्ट के पीछे मंशा यह था कि भारतीयों की जो गतिविधि थी, जो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा अलग अलग तरीके के आंदोलन थे, उसको बंद करना है। तो इन्हीं आंदोलनों को, इन्हीं हड़तालों को बंद करने के लिए यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार लोगों के द्वारा किए गए आंदोलनों को जो है रोकना चाहते थे। इसमें क्या क्या प्रावधान था, इसके क्या प्रावधान थे, इस एक्ट के क्या प्रावधान थे? कहा जाता है कि इसमें बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार किया जाएगा और 2 साल तक बिना आपको जमानत दिए जेल में रखा जाएगा। इसके प्रावधान थे कि बिना वारंट के गिरफ्तारी होगा और 2 साल तक आपको जेल में कैद कर दिया जाएगा। भारतीय इसे काला कानून कहा। भारतीय इस एक्ट को काला कानून कहा। और इस एक्ट के बारे में एक बात और कहा जाता है कि इस एक्ट में क्या था कि बिना
बिना वकील बिना अपील एवं बिना दलील वाला कानून कहा जाता है कि इसमें ना तो आपको कोई वकील करने की इजाजत मिलेगी, ना तो आपके वकील आपको किसी प्रकार का दलील रख सकते हैं आपके फेवर में, और ना ही आपका किसी भी प्रकार का अपील किया जाएगा। तो ऐसे कानून जो है भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। गांधी जी अभी 3 आंदोलन को सफलतापूर्वक कर चुके थे, उसका मनोबल उच्च स्तर पर था। वह चाहते थे कि मैं इस जो एक्ट है, इस एक्ट को भी अपने आंदोलन से जो है अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए एक्ट को मैं आंदोलन से वापस करवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस एक्ट रॉलेट एक्ट के विरोध में एक हड़ताल किया जाएगा। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया। गांधी जी जो लोगों से आह्वान किया, कहा गया कि 6 अप्रैल 1919 को क्या किया जाएगा, देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह। देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह। देशव्यापी हड़ताल के लिए 6 तारीख को गांधी जी ने आह्वान किया कि सभी लोग आएं और इस आंदोलन के विरोध में हम लोग हड़ताल करेंगे। इस आंदोलन के विरोध में क्या करेंगे, एक सत्याग्रह करेंगे, अहिंसक रूप से सत्याग्रह करेंगे। सभी लोग गांव से, सभी लोग कस्बे से निकलकर सामने आए, हड़ताल करने लगे। अलग अलग जगह पर इस कानून का हड़ताल किया जा रहा था। उस समय आप देखेंगे पंजाब का एक अमृतसर है, वहां पर जो वहां के स्थानीय नेता थे, 2 नेता भी आंदोलन कर रहे थे। उन दोनों नेता का नाम क्या था? पंजाब के अमृतसर से 2 आंदोलन जो है कि इस एक्ट के विरोध कर रहे थे। इसका नाम था दोनों नेता का डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों नेता पंजाब से भी विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों का दमन किया जा रहा था, पकड़ कर सभी को जेल में डाला जा रहा था। जहां जहां आंदोलनकारी विद्रोह कर रहे थे, वहां वहां अंग्रेज विद्रोह को दबा रहे थे। लेकिन पंजाब का एक घटना ऐसा हुआ जो दिल दहला देने वाला है। इस समय क्या हुआ, पंजाब में इन दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, और वह जो गिरफ्तारी का वक्त था, ये दोनों जो नेता गिरफ्तार हुए, किसी बुक में जब आप देखेंगे तो 9 अप्रैल मिलेगा, और किसी बुक में आप देखेंगे तो 10 अप्रैल मिलेगा। एनसीईआरटी में 9 अप्रैल है, और जो मानक बुक होता है उसमें 10 अप्रैल है। तो हम दोनों को याद रखते हैं 9 अप्रैल या 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 1919 में इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। इसके गिरफ्तारी जब हो गया तो इसके गिरफ्तारी के विरोध में लोग सभा का आयोजन किया, और इस सभा के लिए 13 तारीख का डेट फिक्स किया गया। 13 अप्रैल 1919 का एक दिन ऐसा तय किया गया जिस दिन जलियांवाला बाग में इन लोगों ने सभा का आयोजन किया, और ये लोग शांतिपूर्ण रूप से सभा कर रहे थे। जब शांतिपूर्ण रूप से सभा कर रहे थे, उस समय बैसाखी का भी दिन था। लोग मेले देखने आए थे। वहां पर बैसाखी के मेले में कहा जाता है कि पशुओं का मेला था, और पशुओं के मेले में कई बच्चे, औरतें,
बूढ़े और कई मर्द शामिल थे। ये लोग दोपहर का समय था, धूप का समय था। मेले से भी कुछ लोग आराम विश्राम करने के लिए उस जलियांवाला बाग में आए हुए थे, लेकिन वहां पर जो है दोनों नेता के गिरफ्तारी के विरोध में सभाएं चल रही थी। कहा जाता है एक गद्दार था, एक गद्दार ने मुखबरी कर दिया। उस गद्दार का नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। हंसराज ने गद्दारी किया। एक जो गद्दार था, गद्दार का नाम था हंसराज। हंसराज इसने अंग्रेजों को कह दिया कि 13 अप्रैल को ये लोग गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या करेंगे? सभा करेंगे। तो क्या हुआ? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल 1919 को सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 को सभा का आयोजन किया गया। और यह जो सभा का आयोजन किया गया, इस समय आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें आप 2 से अधिक व्यक्ति अगर एक जगह पर जमा होते हैं तो फिर वह आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोगों को पता नहीं था कि इस 13 तारीख को सुबह सुबह मार्शल लॉ लागू हो गया। इसी 13 तारीख को ही सुबह सुबह मार्शल लॉ लागू हो गया। सोच लीजिए, ये 13 तारीख को ये लोग सभा का आयोजन किए हुए हैं और 13 तारीख को मार्शल लॉ भी लागू हो गया और किसी को भी पता नहीं था कि ये मार्शल लॉ लागू हुआ है। अगर पता होता तो शायद इतने लोग जमा नहीं होते। इस 13 तारीख का दिन क्या था आप देखिएगा। ये एक जलियांवाला बाग है, ये एक बाग है। इसमें एंट्री करने का बस एक ही गेट था। इसमें जो लोग अंदर आ सकते थे इसके लिए मात्र एक ही गेट था। ये एक ही गेट था। लोग इसी गेट से अंदर आ सकते थे और बाहर जा सकते थे। तो लोग यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। कुछ लोग विश्राम कर रहे थे। कुछ लोग विश्राम कर रहे थे बैठ करके, क्योंकि मेला लगा हुआ था बगल में, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। वहां से कुछ लोग आकर के विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पर पहले से ही सभा चल रहा था। 2 बजे का टाइम है जब सभा चल रहा था। इस समय क्या भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भारत में जो भारत के गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड थे और जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो माइकल ओ डायर थे और जो उसके सेनापति थे, जो सेना थे, जनरल आर डायर था। ये तीनों नाम को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप तीनों नाम को देखिए। इस समय कब का समय? 1919 का अप्रैल का समय। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे आपका, भारत के गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड। आपने नाम सुना होगा, 1919 का दिन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो वही चेम्सफोर्ड जो थे, यही चेम्सफोर्ड थे। और भारत के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल आपका, पंजाब के लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर। और पंजाब जो सेना थे, इसके जो सेनापति थे, जो थे ये थे जनरल आर डायर थे। आप देखिएगा कि इस समय क्या हुआ। इन मार्शल लॉ लागू होने के बाद भी जब हंसराय मेहता ने
मुखबिरी कर दिया कि लोग वहां पर जमा हैं, तो माइकल ओडायर आए अपने सेनापति जनरल आर डायर को लेकर। माइकल ओडायर ने इन लोगों को बिना किसी प्रकार का चेतावनी दिए इन लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, और जो जनरल आर डायर है उन्होंने गोलियां चलाया। और कहा जाता है कि मशीन गन ला करके इस गेट पर खड़ा कर दिया, मशीन गन ला करके इस गेट पर खड़ा कर दिया। और इन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं, हाँ इन्होंने क्या किया था, ये जो माइकल ओडायर थे इन्होंने गोली चलाने का क्या दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। आप याद रखिएगा, गोली चलाने का आदेश, इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था माइकल ओडायर ने। और जनरल आर डायर क्या किए थे, इन्होंने ही गोली इन्होंने ही चलाया, गोली चलाया। कहा जाता है कि इस समय एक कुआं था यहाँ पर, और कुआं में लोग कुआं से पानी भी पीते थे, क्योंकि पार्क था तो पार्क में आराम करने के लिए लोग आए हुए थे। तो बहुत लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जनरल आर डायर क्या किए, इसके गेट पर ही मशीन गन लगा दिए और इस मशीन गन से फायरिंग स्टार्ट कर दिए। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ पुलिस वाले इस दीवार चार दीवारी थी, उस चार दीवारी पर भी खड़े हो गए। पुलिस वाले क्या हो गए, इस चार दीवारी पर भी कुछ पुलिस वाले खड़े हो गए ताकि लोग इधर से भाग नहीं पाए, और यह भी हाथ में गोलियां लेकर चलाने लगे थे। ये मशीन गन जो गेट पर लगा दिए थे ताकि कोई इधर से भाग नहीं पाए। ये मशीन गन से कहा जाता है कि 1650 राउंड फायरिंग किया गया था ये आर डायर के द्वारा। कितना फायरिंग किया गया था, 1650 राउंड, 1650 राउंड फायरिंग किया गया था। किसके द्वारा, इसी जनरल आर डायर के द्वारा 1650 फायरिंग किया गया बिना किसी सूचना का। पहले सूचना दिया होता तो फिर लोग नहीं आते और इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जो यह फायरिंग हुआ 1650, कहा जाता है कि कुछ लोग तो जैसे ही गोली लगा वो वहीं पर मर गए, लेकिन कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए ये जो कुआं था इस कुएं में कूदना स्टार्ट कर दिए, और यह कुआं धीरे धीरे लाशों से भर गया। जितने लोग इस कुएं में कूदे कोई भी जिंदा नहीं बचा। एक बच्चा था जो जिंदा बचा था, आप उसका नाम जानते होंगे, उसका नाम है उधम सिंह। उधम सिंह आगे चल करके इनकी हत्या करेगा माइकल ओडायर का, मैं बताऊंगा कैसे वो हत्या करेंगे उसका। तो ये जो घटना हुआ, ये घटना पूरे देश में व्यापक रूप से इसका निंदा स्टार्ट हो गया। इनके निंदा के लिए जो है कुछ भारतीय थे जिन्होंने इस घटना के विरोध में अपना इस्तीफा दिया, कुछ लोगों ने अपनी उपाधियां त्यागी। तो हम जानते हैं कि ये घटना जो हुआ, इस घटना के विरोध में देश में तरह तरह के निंदा किए गए। तो इसके विरोध में क्या हुआ था, इसके विरोध में क्या हुआ था, इस घटना के विरोध में, इस घटना के विरोध में, घटना के विरोध में क्या हुआ, घटना के विरोध में आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया ब्रिटिश को। और एक शंकर नायर थे जो वायसराय के कार्यकारी के सदस्य के रूप में काम करते थे, वो शंकर नायर ने भी अपना वायसराय के कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया। किसी किसी बुक में आप देखेंगे कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने भी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी, लेकिन यह सत्य नहीं है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, एक अच्छे बुक जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में अपना कैसर-ए-हिंद की उपाधि नहीं त्यागा था, उन्होंने अपना उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान त्यागी थी। तो आप देखेंगे कि इस घटना के विरोध में कौन कौन जो है कि इस अपना प्रतिक्रिया दिए थे। तो एक नाम है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी
नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। क्या त्यागी थी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और एक शंकर नायर थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया था। एक शंकर नायर थे, दूसरा व्यक्ति शंकर नायर थे। शंकर नायर, इन्होंने क्या किया था? शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कहा जाता है कि इस घटना के जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा। इस घटना के जांच के लिए जो एक आयोग का गठन हुआ, जो एक कमेटी का गठन हुआ, उसका नाम है हंटर कमेटी। ठीक है, हंटर कमेटी। और इस बीच क्या हुआ आप देखेंगे कि जब विद्रोह को इस तरह से कुचल दिया गया तो गांधी जी इस अहिंसक रूप को देख करके 18 अप्रैल 1919 को अपना आंदोलन वापस ले लिए थे। आप यह चीज भी याद रखिएगा कि गांधी जी इस समय क्या कर रहे थे? गांधी जी हिंसा बहुत ज्यादा हो रहा है, हिंसा रोकने के लिए आंदोलन वापस ले लिए। आंदोलन वापस ले लिए। कब ले लिए थे वापस? 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लिए थे। 18 अप्रैल 1919 को अपना आंदोलन वापस ले लिए। इस जांच करने के लिए, इसके लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे ये सर हंटर थे, सर हंटर, और इनके कहा जाता है 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे। इस कमेटी में क्या थे? इस कमेटी में एक अध्यक्ष थे, और 6 सदस्य थे। ये जो 6 सदस्य थे, इसमें आप देखेंगे इस 6 सदस्य में से आपको देखने मिलेगा तीन ब्रिटिश थे और तीन भारतीय सदस्य थे। इस कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट कुछ और था, सरकार के द्वारा छुपाया जा रहा था, लेकिन लोगों को पता था सच्चाई क्या है। तो देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या था। इस कमेटी का, हंटर कमेटी का रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या आया? हंटर कमेटी का रिपोर्ट क्या आया? इस रिपोर्ट में यह देखा गया कि इन्होंने कहा कि कुल 379 लोगों की मात्र हत्या हुई है और बल का जो प्रयोग किया गया है, आवश्यकता से थोड़ा अधिक बल का प्रयोग किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि आवश्यकता से थोड़ा अधिक बल का प्रयोग किया गया होगा? आवश्यकता से बहुत अधिक बल का प्रयोग किया गया था। कहा जाता है कि अपना 100% बल का उसमें प्रयोग किया गया। वो जब तक गोली चलाते रहे जब तक कि उसकी गोलियों की बंदूक से गोलियां खत्म नहीं हुआ था। 1650 राउंड गोली चलाया गया था और उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि आवश्यकता से थोड़ा अधिक बल का प्रयोग किया गया था? नहीं, आवश्यकता से थोड़ा अधिक नहीं, आवश्यकता से बहुत अधिक बल का प्रयोग किया गया था। वह चाहते तो इन लोगों को मारने से बचा सकते थे, यह सूचना दे सकते थे कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो गया है, आप लोग जल्दी जल्दी अपना घर चले जाइए। लोग घर चले जाते, लेकिन इस घटना में बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी जो है मारे गए थे। तो आप देखेंगे कि इसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया? आवश्यकता से अधिक
आवश्यकता से थोड़ा अधिक, आवश्यकता से थोड़ा अधिक, आवश्यकता से थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक बल का प्रयोग किया गया था। और कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग मारे गए थे? इसका रिपोर्ट जो हंटर कमेटी का आया 379 लोग मारे गए। इसकी रिपोर्ट से भारत की जनता खुश नहीं था। इस तो आवश्यकता से बहुत अधिक बल का प्रयोग किया गया था। इस घटना के रिपोर्ट से कोई भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि लोगों को पता था कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो इसके जांच के लिए भारतीय द्वारा एक कमेटी का और गठन किया गया कि इसकी जांच अच्छे तरीके से किया जा सके। इसकी जांच अच्छे तरीके से किया जा सके तो भारतीयों ने इसके लिए एक कमेटी का, कांग्रेस ने इसके लिए एक कमेटी का गठन, कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया। एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का क्या नाम था? इस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। क्या कमेटी का गठन किया? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी का जो है इन्होंने गठन किया। तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी का गठन किया था। इस तहकीकात कमेटी का देखा जाए तो अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन थे, मैं आपको बताऊंगा कि इस तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, और इसके सदस्य के रूप में महात्मा गांधी, जिन्होंने इस कमेटी के प्रारूप को तैयार किया कि किस तरह से जांच किया जाए इस घटना का। इसके सदस्य में और सदस्य महात्मा गांधी के अलावा मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, M.R. जयकर, अब्दुल अब्बास जी, और जो है ये सभी सदस्यों से मिलकर ये कमेटी का गठन किया गया। तो इसके गठन में हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे। इसके गठन में एक अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे और सदस्य और अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष देखते हैं कौन कौन थे। इसके अध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे मदन मोहन मालवीय थे, और सदस्य के रूप में महात्मा गांधी थे। इन्हीं ने जो है इस तहकीकात कमेटी का इस जांच जो करने के लिए था इसका प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार करने का जिम्मेदारी इनका। प्रारूप तैयार करने के लिए महात्मा गांधी को कहा गया। इसके जो और सदस्य थे आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू था, C.R. दास था, M.R. जयकर थे, अब्दुल अब्बास जी थे, अब्दुल अब्बास जी भी इसके सदस्य के रूप में थे। इन्होंने जांच किया तो क्या पाया जांच में? इन्होंने जो जांच किया अपना रिपोर्ट दिया इस कमेटी ने, और इसके रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था, सच में वहाँ पर क्या हुआ था। तो तहकीकात कमेटी के रिपोर्ट को देखो। इसका जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट कुछ अलग ही था। ये रिपोर्ट शॉकिंग करने वाला था। आप देखेंगे इसके रिपोर्ट में कहा गया था, जब आप देखेंगे अंग्रेजों के द्वारा इस घटना का जांच करने के लिए जो हंटर कमेटी का गठन किया गया था,
उनका कहना था कि 379 लोगों का 379 लोगों का ही हत्या हुआ है, लेकिन यह घटना गलत बताई, इस डेटा को गलत बताया जा रहा था। उस समय एक्चुअल में क्या हुआ था, कहा जाता है कि 1000 से प्लस लोगों की हत्या हुई थी और 2000 लोग घायल हुए थे। ये जांच हुआ था, इस रिपोर्ट किया, इसमें कहा गया 1000 से प्लस लोगों की हत्या की गई थी। 1000 से प्लस लोगों की क्या की गई थी, हत्या हुई थी इस घटना में। 1000 से प्लस लोगों की हत्या हुई थी। 1000 से प्लस लोगों की हत्या हुई थी और 2000 लोगों की लगभग 2000 लोग क्या हुए थे, 2000 लोग घायल हुए थे। 2000 लोग घायल हुए थे। और इस जो तहकीकात कमेटी है, इसने क्या सिफारिश किया था, कहा जाता है इस तहकीकात कमेटी का जो सिफारिश था, तो इसमें जितने लोग मरे हैं उसको मुआवजा देने की मांग किया गया और उनके परिवार वालों को एक नौकरी देने का भी बात किया गया ताकि वह अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। तो इस कमेटी ने यह भी कहा कि मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए और इसके परिवार को नौकरी दिया जाए। तो ऐसा जो है हंटर कमेटी के कुछ अलग ही तहकीकात कमेटी का रिपोर्ट था, वो उनका कहना था 379 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन जो है असल में क्या हुआ था 1000 से प्लस लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस घटना के विरोध में क्या हुआ, आप एक तरफ यह देखेंगे कि जो इस घटना के बाद जो माइकल ओडायर थे, माइकल ओडायर के ऊपर क्या एक्शन लिया गया? क्या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया होगा? लिया गया था। लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक्शन लिया, सिर्फ लोगों के दिखावा करने के लिए। कहा जाता है माइकल ओडायर को अपने पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जब ये माइकल ओडायर भारत छोड़ करके अपने देश गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानजनक जो है स्थिति से देखा गया। कहा जाता है ब्रिटेन की तलवार इसे कहा गया, माइकल ओडायर को ब्रिटेन की तलवार कहा गया और इसको 400 ये लगभग आप देखेंगे 1650 पाउंड का दौलत भी दिया गया था और इसे जो है कि बहुत सादा पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। तो माइकल ओडायर को यहाँ से इस्तीफा, माइकल ओडायर को पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसको ब्रिटेन का तलवार भी कहा गया। यहाँ पर भारतीयों को शांत करने के लिए तो इनका इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट और बहुत ज़्यादा दौलत दिया गया था। तो ये जो है ये रिपोर्ट था आपका तहकीकात कमेटी था और ये तहकीकात कमेटी के रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं हुआ और ये आंदोलन धीरे धीरे शांत हो गया। तो ये इतनी बड़ी घटना थी जिससे लोग सदमे में चले गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अगर हम लोग चाहें तो अब अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। गांधी जी ने फिर आगे की योजना बनाई असहयोग आंदोलन की, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर बात करूँगा अगले वीडियो में। तो आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जीवित रहा था जिसका नाम था उधम सिंह। तो उधम सिंह पे आते हैं, उधम सिंह ने क्या किया? उधम सिंह ये उसमें बच्चा था, ये बच गया था
बदला लेने के लिए, ये इसका बदला लेने के लिए कितना साल इंतजार किया? 21 वर्ष इंतजार किया। कितना वर्ष? 21 वर्ष इंतजार किए। जब ये बड़े हो गए तो यह जो है लंदन गए, और लंदन में माइकल ओडायर रहते थे। तो ये लंदन शहर गए, और कहा जाता है कि 1937 में ये लंदन गए थे। कब गए थे? 1937 में ये लंदन गए। 1937 में लंदन गए थे। लंदन गए थे। इन्होंने अपना नाम बदला, वहां पर जाकर के अपना नाम बदला। और क्या नाम रखा इन्होंने? इसका नाम था राम मोहम्मद सिंह आजाद। इन्होंने अपना क्या नाम रखा? राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम रखा। ये हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक था। ये क्या किए? मार्च 1940 ईस्वी में जब माइकल ओडायर अपने जो है कि एक बड़ी मीटिंग में एक हॉल में अपना भाषण दे रहे थे, तो यह भी व्यक्ति जो उधम सिंह हैं, राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से उस हॉल में वह प्रवेश कर गए। इसके हाथ में एक डायरी था, और वह डायरी एक कोई मामूली डायरी नहीं था। उस डायरी में वह बंदूक छुपा कर रखे थे। कहा जाता है कि वह जो डायरी था वह मोटी जिंदों वाली था, और उसके बीच में आप देखिए इस तरह से ये डायरी है, और इसका फर्स्ट पेज को, जो ऊपर के कवर पेज को आप निकालेंगे तो ये मोटा कवर पेज निकल जाएगा। ये मोटा कवर पेज था। इसमें जो बंदूक था इस तरह से छिपा कर ले गए थे। इसमें काट करके कॉपी को, अपने डायरी के पेज को काट करके बंदूक के साइज का उसमें बंदूक को छिपा दिए, और ये कवर को क्या किए? इसके ऊपर पलट दिए। जब ये कवर को पलट दिए तो फिर ये एक सामान्य सा दिखने वाला डायरी प्रतीत होने लगा, और इस डायरी को लेकर के वह उस हॉल में प्रवेश कर गए। कौन? उधम सिंह प्रवेश कर गए। जब माइकल ओडायर अपना भाषण खत्म करके अपने सीट पर बैठने के लिए गए तो उधम सिंह पीछे से आए और इसके बीच सीने में बंदूक सटा दिया और लगातार 2 फायरिंग किया। उसी समय माइकल ओडायर वहां पर गिरकर मर गए। तो आप जानेंगे कि इस तरह से उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा। तो एक व्यक्ति बचा था जिसने गोली चलाई थी, उसका नाम था जनरल आर डायर। उसका क्या था? तो यह 1925 में ही इसकी 27 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। वह कुष्ठ रोग से मर गए थे, और मरना ठीक था उसका कुष्ठ रोग से, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया था। तो ये था आज का हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी। आशा करते हैं कि ये नॉलेज आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।